तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों डेली इकोनॉमी अफेयर्स हम मॉर्निंग में डेली इसको डिस्कस करते हैं। आज है डेट कितना, 7 जुलाई 2023। तो आप सबने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। जो भी न्यूज़पेपर आपके पास आता है वो आपने अब तक पढ़ लिया होगा। मैं तो दोस्तों पढ़ता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स। हालांकि आप लोगों को जरूरत नहीं है इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने की। आप लोगों को तो जो द हिंदू या टाइम या इंडियन एक्सप्रेस वगैरह पढ़ते हैं वो पर्याप्त होता है। तो दोस्तों, आज इसमें कुछ एक दो न्यूज काम की है। बेसिकली एक न्यूज़ तो कल की थी, कल वो मैं नहीं बना पाया उसको, तो उसको मैंने आज इसको इंक्लूड कर लिया। एक तो एफडीआई के रिगार्डिंग एक न्यूज है, एक रिपोर्ट आती है, हर साल आती है, इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। बेसिकली एफडीआई की एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अंकटाड करके एक संस्था है वो जारी करता है। हर साल होती है, हर साल जब भी आते हैं तो उसको हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है बेसिकली दोस्तों जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये डंपिंग क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलो चलते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, एफडीआई इन डेवलपिंग कंट्री स्टूड एट 662 बिलियन डॉलर। तो हमको ये डेटा वगैरह याद नहीं रखना, हमको तो बेसिकली क्या होता है थोड़ा जो मैं आपको बताऊंगा वही ध्यान रखना। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताऊं एफडीआई होती क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तो आप सब जानते हो कि आज का जो दौर है ना, वर्तमान का दौर, वो भूमंडलीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। कोई भी देश अकेला नहीं टिक सकता, सारी दुनिया में व्यापार हो रहा है। इंडियन कंपनी चाइना में काम कर रही है, चाइना की इंडिया में कर रही है, अमेरिका की यहाँ कर रही है। हम देखते हैं ये पूरी दुनिया का, अभी आप इंडिया में पूरी दुनिया की कंपनियों का माल मिल जाता है। चाइना की कंपनी एमआई यहाँ बेच रही है, अमेरिकन का एप्पल इंडिया में आ रहा है। तो दुनिया का हर देश कोई ना कोई देश जुड़ा हुआ है, व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे कोई कंपनियां होती है वो एक दूसरे देश में निवेश करती है। सपोज करो अमेरिका की एक एप्पल थी, आईफोन बना दिया, अभी इसने इंडिया में चाइना में चेन्नई में प्लांट लगा लिया। ऐसे ही हो सकता है चाइना की कोई कंपनी होगी, एमआई होगी, Xiaomi होगी, साउथ कोरिया की क्या होगी, सैमसंग वगैरह होगी, उन्होंने इंडिया में प्लांट लगाया। तो दोस्तों जब कोई बाहर से दूसरे देश से कंपनी किसी देश में किसी प्लांट में प्रोडक्शन के लिए कुछ प्लांट में पैसा निवेश करती है तो उसको कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आप समझ होंगे, जैसे जरूरी नहीं कि अमेरिका की कंपनी इंडिया में लगाए, इंडिया की कंपनी भी अमेरिका में लगा सकती है। टाटा ग्रुप ने सोचा, सब रतन टाटा की जम गया कि हम टाटा मोटर की फैक्ट्री लगाएंगे कहाँ पे, अमेरिका में, तो ये भी एफडीआई होगा, तो ये अमेरिका के लिए एफडीआई होगा। और जो एप्पल इंडिया के लिए में निवेश कर दिए वो इंडिया के लिए एफडीआई होगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है, जब भी कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन किसी दूसरे देश में किसी प्लांट में, किसी मशीनरी में, किसी फैक्ट्री में निवेश करती है ताकि वो प्रोडक्शन कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एफडीआई कहते हैं। इंडिया में इतनी सारी फॉरेन कंपनियां काम कर रही है, सुजुकी काम कर रही है, कई सारी कंपनियां काम कर रही है। अपने राजस्थान में देखो, अलवरमैन में कितनी फॉरेन कंपनियां काम कर रही है। तो ये सब क्या है, ये सब एफडीआई का एग्जाम्पल है। तो एफडीआई अच्छी मानी जाती है दोस्तों। एफडीआई का आना जितना अच्छा होता है ना, एफडीआई उतनी अच्छी मानी जाती है। क्यों? एक तरह से क्या हो रहा है, इंडिया में पैसे की कमी। देखो भारत क्या शुरुआत में आज़ादी के बाद बहुत गरीब देश था, ये तो हम सब जानते हैं, अंग्रेज सब कुछ लूट के ले गए थे। तो अब डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा ये फॉरेन एफडीआई के रूप में आएगा। और फिर प्लांट वगैरह में लगा रहे हैं, तो ये नहीं लेके भग भी नहीं सकते पैसे को। सपोज करो एप्पल ने प्लांट डाल लिया चेन्नई में, तो थोड़ी क्यों चेन्नई को सिर पर रख के वापस ले गए अमेरिका, नहीं ले जा सकते ना। तो जो एफडीआई होती है ना वो गुड मानी जाती है, स्टेबल होती है, नेचर में स्टेबल होती है। ये ऐसा नहीं पैसा उठा के ले गए, अभी बैंक में मैंने पैसा जमा किया कल ही निकाल लिया, लेकिन ऐसे एफडीआई के संबंध में नहीं हो सकता। तो ये परमानेंट होती है दोस्तों। और इससे उस देश में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। भाई लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्लांट लगेगा, तो जो रोजगार तो लोकल लोगों को मिलेगा ना, अमेरिका से थोड़ी कर्मचारियों को लेकर आएगा वो चेन्नई में एप्पल वाला। तो इस प्रकार से एफडीआई का इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे अब हर देश में कितनी एफडीआई आ रही है हर साल, इसके लिए एक है ना, एक संस्था होती है अंकटाड। अंकटाड करके एक संस्था है, ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है जिसको कहते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हर साल जारी होती है। ये 2023 में जारी हुई, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 कह रहे हैं। अगले साल 24 की जारी होगी, उसके अगले साल 25 की जारी होगी, पिछले साल 22 की जारी हुई थी। ये हमारे जुलाई में 2023 में जारी होती है। हालांकि इसमें डेटा 2022 का होता है। देखो जुलाई तो अभी चल ही रहा है, 2023 तो अभी चल ही रहा है, तो उसका डेटा तो कहाँ से आएगा, इसमें डेटा 2022 का होता है। तो सबसे पहले तो ये अंकटाड के बारे में जानेंगे। तो अंकटाड की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस ऑन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखो यूनाइटेड नेशन आप सब जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की कई सारी एजेंसी होती है जो उस एक इंडिविजुअल काम के लिए एक्सपर्ट होती है, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हेल्थ के सेक्टर में काम करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करता है। ऐसे दोस्तों जो ये अंकटाड की स्थापना UN ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था पूरी दुनिया में ट्रेड एंड डेवलपमेंट को लेकर पॉलिसी बनाना, उसको आगे बढ़ाना। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा आपको पता है दुनिया का सबसे सुंदर शहर देश है स्विट्जरलैंड, वहाँ का एक सिटी है जेनेवा। तो ये अंकटाड की स्थापना की गई थी। ये अंकटाड क्या करता है, हर साल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है 2000। अब इस 2023 में डेटा कब का होगा, डेटा 2022 का होगा, जिसका ये तुलना करेगा 2021 से। तो ये रिपोर्ट ये कहती है दोस्तों कि 2021 में जितनी पूरी दुनिया में FDI आई थी, उससे 2022 में गिरावट आई है, लगभग 12% की कमी आई है, और ये रहेगी $1.3 ट्रिलियन। तो आप समझ रहे हो ना, अगर FDI में कमी आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक जो प्राइवेट कंपनीज है वो दूसरे देशों में जाकर निवेश करने से बच रही है, या पहले जितना करती थी उससे कम कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दुनिया की स्थिति खराब है, उसको लग रहा है कि फ्यूचर अभी थोड़ा ब्राइट नहीं है, मंदी की स्थिति हो सकती है, इसलिए मैं अभी निवेश ना करूं, मैं बाद में निवेश करूंगा, साल 2 साल 3 साल बाद, जब इकोनॉमी सुधर जाएगी दुनिया की। तो कहीं ना कहीं ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ये हम डिटेल में देख सकते हैं। न्यूज, सबसे पहले न्यूज देख लिया कि FDI इन डेवलपिंग कंट्रीज स्टूड एट $662 बिलियन। ये कह रहा है कि विकासशील देशों में इतना रहा। तो किसमें कितना रहा हमको ये डेटा याद नहीं करना, हमको तो सिंपल अंकटाड का एक लाइन में याद रखना है। अंकटाड की फुल फॉर्म याद रखनी है, UN की एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। रिपोर्ट का नाम याद रखना है बस, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जो हर साल अंकटाड जारी करता है, जिसमें FDI का डेटा होता है। इतना हमको बात याद रखनी है। तो देखो ये रिलीज बाय अंकटाड एनुअल होता है, ऐसा नहीं साल में 2 बार नहीं, 2 साल में भी 1 बार नहीं, हर साल रिपोर्ट जारी की जाती है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये UN की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ये क्या करता है, FDI का ट्रेंड देता है, पूरी दुनिया में FDI का कितना ट्रेंड हो रहा है, क्या क्या डेटा है, उसके बारे में देता है। तो ये रिपोर्ट की पहली बार कि जो वैश्विक FDI में है ना कमी आई है। कमी क्यों आई है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी को लग रहा है कि जो आने वाला टाइम है ना 2-4 साल, वो दुनिया में मंदी का रहने वाला है, तो मैं अभी क्या करूं, निवेश ना करूं, जब बाद में थोड़ा सा स्थिति ठीक होगी तब निवेश करूं। ग्लोबल FDI में 12% डिक्लाइन हुआ है। 2021 में कुछ था, -12% कम हो गई, कितना रह गया $1.3 ट्रिलियन। पूरी दुनिया में 2022 में इतने अमाउंट का FDI हुआ है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा FDI कौन से देशों में आता है? दुनिया में हर देश में FDI आती है, इंडिया में आती है, चाइना में आती है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से देश में आता है? तो सबसे ज्यादा अमेरिका में आता है दोस्तों। अमेरिका से पूरी दुनिया से निवेश आता है, जापान वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, साउथ कोरिया करता है, चाइना करता है। सेकंड नंबर पर स्थिति है चाइना की। चाइना तो आप जानते हो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, पूरी दुनिया की कंपनियों ने वहाँ फैक्ट्री लगा रखी, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो और कोई भी कंपनी हो। इंडिया का इसमें रैंक है 8वीं। हमको इनकी याद नहीं करना, हमको फर्स्ट नंबर पर याद रख सकते हैं USA, सेकंड चाइना, ये तो दो तो याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको इंडिया की रैंक याद रखनी है कि पूरी दुनिया में इंडिया क्या 8वें नंबर का देश है FDI के रिसीव करने के मामले में, मतलब 7 देश हमसे आगे हैं, उसके बाद 8वां हमारा नंबर है। तो हमको ये रैंक याद रखनी है। और इस साल हमारे $49 बिलियन का FDI आया है। ये डेटा याद रखना दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि 2022 में इंडिया में कितना FDI आया है। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर USA, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे सिंगापुर और 8th पे इंडिया। तो इस थर्ड वर्ल्ड तो याद नहीं रखो, US, चाइना और 8 नंबर पे। ये 8 नंबर भूलना मत, इसको रट लेना कि भारत में FDI में 8वें नंबर पे है। पर एक जो इस रिपोर्ट की खास बात है, और हालांकि इंडिया का आपने देखा होगा FDI में कौन सी रैंक है, 8 रैंक, 8 नंबर पर, तो ये पीछे है, काफी पीछे है। तो ये तो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट की एक खास बात लिखी है कि इसने क्या किया, जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, नए प्रोजेक्ट, इन नए प्रोजेक्ट की अगर संख्या देखें अपन, पैसा नहीं देखो, FDI में तो हम पैसा गिन देते, तो नए प्रोजेक्ट के अगर नंबर के देखें हम, तो इंडिया की रैंक 3rd है दोस्तों। सबसे ज्यादा नए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना वो USA में हो रहा है, फिर UK में हो रहा है, और 3rd नंबर पे इंडिया है। तो ये एक अच्छी बात है। मतलब देखो नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं ना, उससे हम चाइना से आगे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो बात चल रही थी कि भाई कोविड काल के बाद में चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म करो और नए देशों में निवेश करो, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को साबित कर रहा है कि हमारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की संख्या है ना वो 3rd नंबर पर है नए प्रोजेक्ट में। तो ये एक इंडिया के लिए अच्छी बात है। आप देख सकते हैं टॉप रिसीव्ड बाय नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट की संख्या के आधार पर, वो भी ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल नया फ्रेश निवेश। तो इसमें इंडिया 3rd नंबर पे है। अब इंडिया का इनफ्लो का इसमें डेटा दे रखा है।
ये डेटा बता रहा है कि रिपोर्ट कि 2022 में है ना हमारी कितनी बढ़ गई, $49 बिलियन हो गया, और 2021 में कितना था ये, $45 बिलियन था। लगभग इसमें कितना 10% ग्रोथ हुई है। तो आप, ये भी अच्छी खबर है। कैसे? पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में अभी हमने देखा कि एफडीआई में कमी आ रही है। कितनी कमी आई? -12%। जब दुनिया की एफडीआई में -12% की कमी आ रही है, लेकिन हमारी एफडीआई में 10% पॉजिटिव हो रही है, तो ये अच्छी बात है। दुनिया में कमी आ रही है, हमारे यहाँ बढ़ रही है, एफडीआई में निवेश बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ये डेटा याद रखना दोस्तों, $49 बिलियन का। ये हमारी फर्स्ट न्यूज़ थी जो कंप्लीट होगी। दूसरी छोटी सी न्यूज़ है, आरबीआई ने क्या किया, एक पी वासुदेवन जी है, पी वासुदेवन जी है, उन्होंने क्या किया, आरबीआई ने इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। और एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, लेकिन बैंकिंग की न्यूज में एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बैंक क्लर्क के, बैंक पीओ के एग्जाम में, कि भाई लेटेस्ट में आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे अपॉइंटमेंट किया, तो पी वासुदेवन जी को किया है। आरबीआई की आप स्ट्रक्चर जानते होंगे, एक गवर्नर होता है, यार की बताता हूं मैं, उसके अंडर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, फिर इसके नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की संख्या फिक्स नहीं है, ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है जैसा जैसा सिचुएशन रहती है। इसके नीचे दोस्तों चीफ जनरल मैनेजर होता है, चीफ जनरल मैनेजर, सीजीएम। तो ये जो पी वासुदेवन जी थे ना, बेसिकली पहले सीजीएम थे। इस सीजीएम से इनको क्या अपॉइंटमेंट किया गया, ईडी के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया। तो आप इनका नाम ध्यान रख सकते हैं, आरबीआई अपॉइंट पी वासुदेवनन एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये नाम आप बस को इतना सा ध्यान रखना कि भाई पी वासुदेवनन को ईडी अपॉइंटमेंट किया गया आरबीआई में। इससे ज़्यादा न्यूज हमको ध्यान नहीं रखनी। ये अच्छा है तो आप न्यूज भी देख सकते हैं, आरबीआई अपॉइंट्स पी वासुदेवनन एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नया ईडी अपॉइंटमेंट किया, जो हियरार्की में क्या होता है, 3rd नंबर पर आता है, डिप्टी गवर्नर के नीचे। ठीक है बात यहाँ की। तो अब इसके बाद हम लास्ट न्यूज पढ़ेंगे, वो है डंपिंग के बारे में। डंपिंग, शायद आप में से कोई होगा जिसने शब्द नहीं सुना होगा डंपिंग। चाइना इंडिया में डंपिंग कर रहा है, तो इंडिया क्या कर रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है। तो ये पूरी कहानी हम आज समझेंगे, इसका होता क्या है पूरा गेम। देखो दोस्तों, दुनिया का हर देश दूसरे देश से ट्रेड करता है, सीधी सी बात है। ये इंडिया, ये यूएसए, समझ लो 2 ही देश ले लेते हैं, इससे हम ट्रेड करते हैं। हम इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और इससे कुछ इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। मतलब टैक्स लगाते हैं गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट को इनकम हो सके। कुछ एक्सपोर्ट पे भी लगाएगी, कुछ इंपोर्ट पे भी लगाएगी। हालांकि दुनिया में परंपरा ये है कि एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगाई जाती। क्यों? हर देश चाहता है अपने यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट पे ड्यूटी ज्यादातर लगाते हैं। कस्टम ड्यूटी का सामान्य मतलब मैं कहूँ तो इंपोर्ट ड्यूटी से ही होता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी दुनिया के अधिकांश देश बचते हैं, नहीं लगाते। कभी कभी इमरजेंसी में जैसे कोई चीज़ का एक्सपोर्ट नहीं होने देना, टमाटर के भाव महंगे हो गए तो टमाटर को एक्सपोर्ट रोकना है, तब एक्सपोर्ट ड्यूटी उस पर लगाई जाती है या बढ़ाई जाती है। जनरली कस्टम ड्यूटी का मतलब हम इंपोर्ट ड्यूटी से मानते हैं। कस्टम ड्यूटी आप जानते हो एसएससी में होता है, कस्टम इंस्पेक्टर। क्या काम होता है इनका ये काम होता है। ये कहाँ मिलते हैं? ये एयरपोर्ट पे मिलते हैं। एयरपोर्ट पर हम न्यूज़ सुनते हैं, इलीगल गोल्ड लेके आ रहे थे, कस्टम ने पकड़ लिया, या ये पोर्ट पे मिलते हैं। तो ये क्या होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ना, वो बिना ड्यूटी के इंडिया में नहीं आए। इसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो दुबई से कोई गोल्ड लेके आ रहा है, अब वो समझ को 30% कस्टम ड्यूटी थी, अब वो उसको बचाना चाह रहा है, छिपा के ले जा रहा है, तो ये क्राइम है। और क्या, इससे क्या होगा, ड्यूटी लॉस होगी देश को। तो हम बात कर रहे थे यूएसए, इंडिया, ये एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट। अब पहले एक जमाने में क्या होता था दोस्तों, हर देश क्या करता था, अपने यहाँ चाहता था कि एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। ये तो चाहेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसके यहाँ पैसा आएगा, इंपोर्ट कम होगा तो पैसा जाएगा कम। तो ये करेगा। तो हर देश क्या करता था, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई रखता था। क्या करता था, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई रखता था, 200%। एक जमाने में इंडिया में 200, 300, 400% तक इंपोर्ट ड्यूटी होती थी। 100 रुपए की चीज आई सपोज करो, 400% इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब 400 रुपए टैक्स, तो इंडिया में कितने की पड़ेगी, वो 500 की पड़ेगी। तो ऐसे बताओ, हाई जो इंपोर्ट ड्यूटी है ऐसे रहेगी तो क्या कोई ट्रेड हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इतनी महंगी चीज तो फिर इंडिया में बिक नहीं पाएगी। इसलिए बाद में, पहले आपको पता है एक संस्था बनाई थी दुनिया में, गेट। फिर गेट को बाद में क्या में चेंज किया था, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव यही था बनाने का कि भाई जो ये इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे ना, उसको कंट्रोल करो, लिमिटेड लगाओ। मतलब ऐसा नहीं अनलिमिटेड 400%, 500% मनमानी। इंपोर्ट ड्यूटी कंट्रोल करो। कई सारे एग्रीमेंट किए गए यहाँ पर, दुनिया के सभी देश मिले, WTO में एग्रीमेंट किए गए, और ये डिसाइड किया कि भाई ड्यूटी को हम इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ड्यूटी को हम इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। सपोज करो अमेरिका से कोई चीज़ आ रही है इंडिया में, तो ये एग्रीमेंट में कह दिया कि भाई 20% इंपोर्ट ड्यूटी होगी।
बस, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो दुनिया का हर देश ये 20% लगाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे कीमतें ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और दुनिया में ट्रेड आसानी से होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कई दोस्त देश बदमाशी करते हैं, जैसे चाइना है, ये चाइना बदमाशी करता है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चाइना क्या करता है, कई बार बदमाशी करता है। कई बार जो एग्रीमेंट के उल्लंघन होते हैं ना, एग्रीमेंट होता है WTO का, भाई इतना % कस्टम ड्यूटी थी, तो उसका ये क्या करता है, पालन नहीं करते और चोरी छुपके से कोई ऐसा कोई इलीगल काम तरीके से इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया में गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडियन जो कंपनी है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उससे टक्कर नहीं ले पाएगी। मैं बताऊंगा अभी डंपिंग वगैरह सबको। तब फिर क्या करेंगे, तब फिर WTO ने कुछ छूट दी थी कि भाई ठीक है, सामान्यतः तो क्या रहेगी, कस्टम ड्यूटी जो 20% हमने डिसाइड करी वही रहेगी, लेकिन कुछ स्थिति में आप एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हो, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा सकते हो, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी, जैसे कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो इस प्रकार की आप ड्यूटी लगा सकते हो कि WTO से परमिसेबल है। तो हम पहले मामला समझेंगे तब आप और ज्यादा क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले एक डंपिंग का मामला समझते हैं। आप में से शायद ही कोई होगा जिसने ये नहीं सुना होगा कि भाई चाइना अपनी वस्तुओं को इंडिया में डंप करता है। तो इसका डंपिंग का क्या मतलब होता है, सुनो। ये सपोज करो चाइना है, चाइना ने यहाँ पे कंपनी है ए, स्टील बना रही है, जिसका चाइनीज करेंसी में या उस हिसाब से भाव अगर रुपये में कहे तो 100 रुपये पर kg है। ये चाइना में कंपनी का क्या भाव है, यहाँ चाइना में जो स्टील प्रोडक्शन कर रहा है वो 100 रुपये kg बेच रहा है, ये उसका लीगल भाव होता है। लेकिन यही चाइना की कंपनी जब इंडिया में इसको एक्सपोर्ट कर रही है ना, तो इसको यहाँ इंडियन मार्केट में जानबूझ के कम दाम पर बेच रही है, 80 रुपये पर kg बेच रही है। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी हमेशा कंपनी अपनाती है दूसरे देश में दूसरे देश में व्यापार को खत्म करने के लिए। सपोज को चाइना का मोबाइल इंडिया में सस्ता बेच रहा है जानबूझ के, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो इंडिया की कंपनी है उससे टक्कर नहीं ले पाएगी, तो सस्ता नहीं बेच पाएगी, तो बंद हो जाएगी। वही जियो वाली बात, जियो ने शुरू में फोकट में बांटा, क्या किया, फ्री में बांटा, सबने लालच में आके क्या किया, वोडाफोन से सबसे इनसे क्या हुआ, शिफ्ट कर गया। तो फिर क्या होगा, वोडाफोन दिवालिया होगी नहीं होगी, तो वोडाफोन बंद जैसी होगी। और कई सारी सिम चलती थी एक जमाने में, अगर आपको 2015-13 की बात याद हो तो कम से कम 10-15 कंपनियों की सिम आती थी, आज नहीं आती, सब बंद हो गई, केवल जियो एयरटेल बच गया, बाकी सबकी दुकान लगभग बंद है। क्यों? क्योंकि जियो ने फ्री में बांट के बाकी कंपटीशन खत्म कर दिया। ऐसे ही चाइना की कंपनी करना चाहती है कि इंडियन कंपनी को खत्म कर दो, ताकि क्या हो, फिर बाद में कंपटीशन नहीं हो, बाद में भाव बढ़ाओ। जियो ने क्या किया, ये कंपनियां खत्म करके बाद में प्राइसेस बढ़ा दी। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाती है दुनिया की कई सारी कंपनियां। तो सपोज करो चाइना की ये 100 रुपये kg यहाँ पर चाइना में बेच रही है स्टील, लेकिन वही स्टील की जानबूझ के 80 रुपये kg में बेच रही है, ताकि इंडियन जो स्टील कंपनी है ना प्रोडक्शन कर रही है वो खत्म हो जाए, वो टक्कर नहीं ले सके इससे। वो तो 80-100 में बिकेगी, 100 में बेचेगी, तो इसका माल बिकेगा सस्ता है। तो ये कंपनी यदि बंद हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा, 80 की जगह 120 करके पैसा कमा लूंगा। ये जो रणनीति अपनाई जाती है इसको कहते हैं डंपिंग। डंपिंग कहते हैं। डंपिंग का सीधा सा मतलब है कोई देश की कंपनी अपने देश में जिस भाव में चीज बेच रही है ना, उससे सस्ता दूसरे देश में बेचे, इसे क्या कहते हैं, इसे डंपिंग कहते हैं। तो अभी गलत है, ये गलत ट्रेड प्रैक्टिस है। WTO तो कहता है कि ठीक है, इस पर ड्यूटी तो 20% लगेगी, लेकिन पर ये खेल कर रहा है डंपिंग का, ये तो गलत है। ये WTO भी इसको गलत मानता है। तो डंपिंग, तो फिर WTO कहता है कि भाई आप एक काम करो, डंपिंग को रोकने के लिए क्या करो, अलग से टैक्स लगा दो, एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या लगाओ, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। कितने लगाओ, ये 100 रुपये के यहाँ भाव होता है, यहाँ 80 है, ये 20 का है, तो अंतर है ना, जो जानबूझ के कम कर रहा है। तो 20 रुपये क्या करो, 20 रुपये पर kg आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो, ताकि 100 भाव बराबर हो जाएगा, कंपटीशन बराबर बना रहेगा। तो इसे कहते हैं डंपिंग, और इसको रोकने के लिए लगाई जाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। पर दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी ऐसे नहीं लगाई जाती, पूरी बात सुन लो ढंग से। ये चाइना में था, ये कंपनी ए, ये 100 रुपये पर kg बेच रही थी, ठीक है। इंडिया में इसने बेची 80 रुपये पर kg, हमने इसको कह दिया डंपिंग। अब इंडिया को पता चल गया, इंडियन प्राइवेट कंपनी को पता चल गया कि भाई ये डंपिंग कर रहा है, तो वो शिकायत करेगा सरकार को। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं हो, WTO ऐसा नहीं कहता कि मुंह माने मन मर्जी से लगा दो, मन मर्जी से, तो फिर सरकार क्या करेगी, हर चीज को बता देगी डंपिंग कर रहा है। तो नहीं, अगर आपको शिकायत है प्राइवेट कंपनी को कि भाई ये चाइना स्टील की डंपिंग कर रहा है हमारे यहाँ, तो सबसे पहले एक संस्था है देश में, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, इस नाम याद रखना, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, DGTR करके संस्था होती है, DGTR करके संस्था होती है। ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर एक ऑफिस है, उद्योग जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके अंडर एक ऑफिस है, जिसका काम क्या करना है, ऐसी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना है।
इसके पास शिकायत करो, डीजीटीआर के पास। फिर ये क्या करेगा, ये जांच करेगा दोस्तों, ये इंस्पेक्शन कर सकता है, ये जांच करेगा, क्या करेगा, जांच करेगा, और फिर डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करेगा। कैसे पता चला वहां 100 बिक्री है, यहाँ 80 बिक्री है, क्या चीज है, तो पूरी जांच करेगा। फिर प्रूफ के साथ में ये साबित करेगा क्या कि यहाँ डंपिंग हो रही है, तब फिर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिकमेंड करेगा। आप जानते हो टैक्स लगाने का काम किसका होता है, टैक्स लगाने का या ड्यूटी लगाने का काम होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। कोई भी और मिनिस्ट्री टैक्स या ड्यूटी नहीं लगा सकती। तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड में पहले जांच करेगा कि फिर ये साबित करेगा कि यहाँ डंपिंग हो रही है डॉक्यूमेंट के साथ में। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी, फाइनल में इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। देखो दोस्तों, ऐसे बिना जांच के अगर ड्यूटी लगा दे तो जो सामने वाला देश है चाइना, वो क्या चल जाएगा, WTO में शिकायत करेगा इंडिया की, देखो हमारे माल को बिना बात ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। तो इसलिए आपको जो WTO का रूल ये कहता है कि पहले जांच करो और फिर डॉक्यूमेंट के आधार पर उसको साबित करो कि आप क्या हो रहा है, डंपिंग हो रही है आपके देश में, तब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। ठीक है बात यहां तक। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं डिटेल में। देखो डंपिंग मैंने बताया, कोई भी देश दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट को घरेलू जो डोमेस्टिक प्राइस है ना उससे कम दाम पे बेचे, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डंपिंग। ये डंपिंग रोकने के लिए सामने वाला देश क्या करेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी परमिशनल है, WTO ने खुद ने कहा है कि ये परमिशिबल है, लेकिन कैसे, जांच करके। ऐसा नहीं हवा में लगा दिया, किसी ने कह दिया हवा में कि कोई कंपनी ने कि चाइना डंपिंग कर रहा है स्टील की, नहीं, उसकी जांच करो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, फिर जाके लगा सकते हो। पर ये कैसे लगाएगा, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी इसकी जांच करेगा, फिर रिकमेंड करेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है कौन लगाता है, तो DGTR नहीं लगाता, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री नहीं लगाती, कौन लगाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री लगाता है, क्योंकि इसी के पास पावर होती है टैक्स वगैरह लगाने की। DGTR तो केवल जांच करता है उस चीज की कि भाई डंपिंग हो रही नहीं हो रही, और फिर रिकमेंड करेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ये बात समझ गए यहां से, ठीक है। एक होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, देखो दोस्तों क्या होता है ना, ये चाइना है, चाइना में एक मोबाइल की कंपनी ए, ठीक है, ये मोबाइल बना रही है, लेकिन चाइनीज कंपनी ने कह दिया कि भाई आपके यहाँ क्या 10 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल आता है, ठीक है, लेकिन हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आप क्या करो, जैसे रास्ता में दे रहे हैं 100 यूनिट तक फ्री, तो एक काम करो, आप तो ₹1 पर यूनिट क्या करो, दे देना हमको बिल, बस इतना, ठीक है। तो इसने मोबाइल बना लिया। अब एक कंपनी इंडिया में माइक्रोमैक्स, इसने भी मोबाइल बना रही है, ये बी कंपनी है, ये भी मोबाइल बना रही है, लेकिन इसको जो बिजली का बिल भरना है 10 रुपये पर यूनिट। इतना बड़ा प्लांट है, कितने महंगी बिजली का बिल आता है, 10 प्रति यूनिट। अब इसने मोबाइल बनाया, सेम तरह का मोबाइल बना रहे, तो बताओ कौन सा मोबाइल सस्ता पड़ेगा। तो आप सब अंदाजा भी कह सकते हो कि इस जो कंपनी है चाइना में, इसकी लागत कम आएगी। लागत क्या होगी, कम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ बिजली का बिल सस्ता है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। यहाँ बिजली का बिल ज्यादा है, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही, तो यहाँ पे क्या होगा, लागत ज्यादा आएगी, तो इसकी जो मोबाइल की प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रैक्टिस है भाई। WTO का पहला रूल क्या कहता है, कंपटीशन होना चाहिए, दो कंपनियों में क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। यहाँ तो कंपटीशन है नहीं ना, यहाँ तो गवर्नमेंट छूट दे रही है, तो ए और बी कंपनी के बीच कंपटीशन होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता ना। क्यों, क्योंकि वहां तो कंपनी वहां इतना सस्ता बिजली का बिल दे रही गवर्नमेंट, वहां की यहाँ नहीं दे रही। तो अब क्या किया जाए, तो WTO का नियम कहता है कि कोई देश ऐसा इलीगल तरीके से सब्सिडी दे रहा है, ऐसे बिजली में सस्ती दे रही है, तो क्या करो, आप उस देश से जो माल आ रहा है उस पर एक अलग से ड्यूटी लगा दो, जिसको कहेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। कितनी लगेगी, ये सब वो DGTR वगैरह रिसर्च करेंगे कि भाई वहां पर क्या हो रहा है। सपोज करो 1 रुपये पर यूनिट आने से प्रति मोबाइल 500 रुपये लागत कम आ रही है, 500 रुपये पर यूनिट मोबाइल की लागत कम आ रही है, तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी कितना लगा दो, 500 रुपये पर मोबाइल लगा दो। तो इस प्रकार से ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी काम करती है, CVD। काउंटर वेलिंग ड्यूटी सब्सिडी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोई भी देश काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकता है। इंपोर्टेड गुड्स पर लगाई जाने वाली वो ड्यूटी जो सब्सिडी के इफेक्ट को समाप्त करती है। ये WTO में सब WTO के रूल ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये कोई इलीगल नहीं है, ये लीगल है दोस्तों। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, डंपिंग। एक होता है सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी, इसमें क्या होता है, सपोज करो ये चाइना है, ये इंडिया है, लगभग इंडिया में सबको 1.5 लाख मोबाइल पर माह खर्च खपत थी, कंजप्शन मतलब इतना सेल हो जाती थी। तो चाइना से 1 लाख आया करते थे, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे थे हम मोबाइल का। 50,000 देश की कंपनियां बेच दिया करती थी।
लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से क्या होता है, चाइना से आने वाले मोबाइल की संख्या बहुत बढ़ गई, अचानक से इंपोर्ट बहुत बढ़ गया। सपोज करिए चाइना था, ये पहले 1 लाख बेचता था, इंपोर्ट करते थे हम इंडिया मोबाइल का पर माह, अचानक से कितना हो गया, 1.40 लाख हो गया, 1,40,000 हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर जो देश की है ना डोमेस्टिक कंपनी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख की खपत हो रही है, तो अब इंडियन कंपनी तो केवल 10,000 ही बेच पाएगी ना। तो ये भी एक गलत ट्रेड प्रैक्टिस होता है। अगर किसी देश से इंपोर्ट में अचानक से इंक्रीज हो जाता है ना, सडन इंक्रीज बहुत ज्यादा मात्रा में, तो फिर उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ये जो देश है इंडिया, वो सेफ गार्ड ड्यूटी लगा सकता है ताकि वो चीज महंगी हो जाए और इंपोर्ट कम हो जाए। ये डब्ल्यूटीओ में परमिसिबल है, लेकिन वही बात है, पूरी साबित करना पड़ेगा भाई पिछले महीने कितना था, हर साल पिछले साल का डेटा, इस साल का डेटा, सब डेटा दिखाना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि अचानक से देश में क्या हुआ है, इंपोर्ट में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। ऐसा हुआ में नहीं लगा सकते, नहीं तो डब्ल्यूटीओ में शिकायत कर देगा। तो पढ़ सकते हैं हम, आयात में अचानक तीव्र वृद्धि हो जाए तो उससे क्या होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। तो आई होप आप इन तीनों में अंतर समझ गए होंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी। तो दोस्तों आज का हमारा जो इशू है यही समाप्त होता है, हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।